तो देखो, हम बेसिक इंग्लिश में क्या डिस्कस कर रहे थे पहले, सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन फ्रेंड्स। या तो सब्जेक्ट आपका हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। कभी कभी क्या है, सब्जेक्ट से पहले एम एच मिल जाता है, एम एम एच मिल जाता है, फिर एम एम एच मिल जाता है, या कभी कभी सब्जेक्ट में एम 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 एच या एम एच एम मिल जाता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब एक नोट डाल लेंगे आप और लिखें, इंग्लिश में सब्जेक्ट का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट का प्रयोग कितनी तरह से होता है, दो तरह से। अब दो तरह से कैसे होता है वो आप समझिए। थोड़ी देर के लिए आप लिखना बंद कर देंगे। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, हमारे देश में हिंदी को एक मातृभाषा के रूप में बोला जाता है, के रूप में बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, हमारे देश में हिंदी को एक मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया क्या है, बोलना। कोई जा नहीं रहा है, क्रिया हो गई अपने क्या, बोलना। बोलने वाला कौन है, बोलने वाला कौन, बोलने वाला कौन, कोई नहीं। अतः क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। भाई बोलने वाला कौन है, कोई नहीं है, तो वाक्य में क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट नहीं है तो अंग्रेजी कभी भी किस में नहीं बनेगी, टेंस में। अगर आपको टेंस में इंग्लिश बनानी है तो हर सेंटेंस में किसका होना जरूरी है, सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब मैंने कहा कि हमारे देश में हिंदी को एक मातृभाषा के रूप में बोला जाता है, तो बोलने वाला कौन, कोई नहीं। और कोई नहीं का मतलब क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। लिखो एक बार आप, अभी फिर मैं नोट डलवाऊंगा आपको। भाई हमारे देश में हिंदी को एक मातृभाषा के रूप में बोला जाता है, या हिंदी एक मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, ऐसे लिख लो आप। हमारे देश में हिंदी को एक मातृभाषा के रूप में बोला जाता है, बोली जाती है, जो भी है। लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप हिंदी में ही। अभी, मेरी साइकिल चोरी हो गई है, मेरी साइकिल चोरी हो गई है। सब्जेक्ट बताइए भाई, काम पूरा हो चुका है। मैंने कहा कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है। अब चोरी करने वाला कौन, चोरी प्लस करने वाला कौन, कौन बराबर कोई नहीं, अतः सब्जेक्ट नहीं है। अब ध्यान रखना, हम टेंस में उन्हीं वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं जिनमें क्या, सब्जेक्ट दिया हुआ होता है। अभी जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा था, हिंदी बोली जाती है, बोलने वाला नहीं दे रखा। अभी जो मैंने सेंटेंस दिया है, भाई चोरी करने वाला कौन, कोई नहीं, तो यहां भी क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो इंग्लिश किस में नहीं बन पाएगी,
एक सेंटेंस और लिखें, हमारे देश में जाति, लिंग और धर्म के आधार पर, हमारे देश में जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किया जाता है। हमारे देश में क्या लिखवाया मैंने, जाति, ठीक है, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अब भेदभाव करने वाला कौन, तो अंग्रेजी किस में नहीं बनेगी, क्योंकि टेंस में उसी वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं जिसमें क्या दिया हुआ होता है, सब्जेक्ट। तो आप एक नोट डाल लेंगे और नोट में यहां पर फर्स्ट नंबर पे, फिर मैं आपको सिखाता हूं, एक नंबर पे लिखो आप, यदि हमें किसी भी हिंदी वाक्य की इंग्लिश टेंस में बनानी है, टेंस में बनानी है, तो हमारे पास प्रत्येक हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है। सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, अति आवश्यक है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि यदि हमें किसी भी हिंदी वाक्य, क्योंकि हम किससे सीख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, फिर हम इंग्लिश से हिंदी सीखेंगे, तो हमें किसी भी हिंदी वाक्य की इंग्लिश टेंस में बनानी है, तो हमारे पास प्रत्येक हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है, जरूरी है, मैंडेटरी है। देखो इवेंचुअली हमें इंग्लिश सीखनी है, अब जैसे अति आवश्यक वर्ड आ गया, धीरे धीरे मैं हर वर्ड के लिए आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जैसे आपने क्या किया, नोट कर लिया करो, जहां भी कहीं भी पढ़ रहे हो आप इंग्लिश में, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर अति आवश्यक को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, मैंडेटरी, MANDATORY, मैंडेटरी मीन्स अति आवश्यक। जो अति आवश्यक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिस्पेंसेबल। क्या, इंडिस्पेंसेबल। और जो अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चले, कंपलसरी। क्या बोलेंगे, कंपलसरी। और जो अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्विजिट। क्या, रेक्विजिट, ठीक है। और जो बहुत जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है, उसको हम इंग्लिश में ऑब्लिगेटरी बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है। और जो बहुत जरूरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव। क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव। और इसी को हम क्या बोलेंगे, अर्जेंट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप याद कर लोगे। सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, अति आवश्यक है, कंपलसरी है, मैंडेटरी, इंडिस्पेंसेबल, कंपलसरी, रेक्विजिट, ऑब्लिगेटरी, इंपेरेटिव, अर्जेंट। जैसे टुडे मोबाइल्स हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर अस, ठीक है। आज मोबाइल्स हमारे लिए क्या हो गए, इंडिस्पेंसेबल हो गए, बहुत जरूरी हो गए हैं, यानी वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। तो धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली यू आर टू एक्सपेंड योर वोकेबलरी टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, क्योंकि यू कांट इमेजिन लर्निंग लैंग्वेज विदाउट द एनहांसमेंट ऑफ वोकेबलरी, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि बिना वोकेबलरी के आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो मैंडेटरी हो गया, इंडिस्पेंसेबल हो गया, कंपलसरी हो गया, रेक्विजिट हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया, इंपेरेटिव हो गया, अर्जेंट हो गया, वेरी नेसेसरी। अगर इसका मुझसे एंटोनिम्स भी पूछा जाता है तो भाई यहाँ पर दबाव नहीं होता है, बाध्यता नहीं होती है, तो ऑप्शनल हो जाएगा इसका, वैकल्पिक, ठीक है।
एंटोनिम्स भी हो जाएगा इसका। और दूसरा क्या होता है कि जो जरूरी होता है उसके सेंस में हम एक दूसरा वर्ड भी यूज ले लेते हैं, जैसे वाइटल। वाइटल का मतलब ऐसे तो अहम होता है, वाइटल का मतलब क्या होता है, अहम, एसेंशियल। जैसे वाटर इज वाइटल टू लाइफ, वाटर इज एसेंशियल टू लाइफ, पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है, एसेंशियल। तो वाइटल, एसेंशियल ये भी हम यूज कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है, एक तरह से सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो इस सेंस में हम यूज कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया आपको, यू आर टू चीफली फोकस ऑन, कि अगर हमें किस में अंग्रेजी बनानी है, टेंस में, तो हमारी जो रेक्विजिट कंडीशन है, जो अति आवश्यक, वो ये है कि आपके पास क्या होना जरूरी है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो कभी भी अंग्रेजी किस्म मत बनाओ टेंस में, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। ये आपका एक फ्यूटाइल सर्च, वो सॉरी एंटरप्राइज होगा। तो मैंडेटरी, इंडिस्पेंसेबल, कंपलसरी, रेक्विजिट, ऑब्लिगेटरी, इंपेरेटिव, अर्जेंट, वेरी नेसेसरी, वाइटल, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, ऑल आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट लिखते हैं। लिखिए सेकंड पॉइंट में, फिर क्लियर कर लेंगे। यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंतर्गत, यानी हिंदी वाक्य के अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तथा हम इंग्लिश टेंस में बनाते हैं, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और हम इंग्लिश टेंस में बनाते हैं, किसमें, टेंस में बनाते हैं, तो सेंटेंस का रियल मीनिंग चेंज हो जाता है। सेंटेंस का रियल मीनिंग, वास्तविक अर्थ, अभी समझाऊंगा कैसे चेंज हो जाता है, रियल मीनिंग चेंज हो जाता है। देखो ये सब पूछे नहीं जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक्टिव वॉइस में इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, पैसिव वॉइस में। अब मैंने कहा है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तथा हम इंग्लिश टेंस में बनाते हैं, तो अगर सब्जेक्ट ही नहीं है, आप अंग्रेजी किस में बना रहे हो, टेंस में, तो रियल मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं कि 2 कुख्यात अपराधियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी बोली जाती है, मेरी साइकिल चोरी हो गई है, ठीक है, मुख्य आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अब ऐसे वाक्यों की इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप हेडिंग में लिख लें, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूं। उन सेंटेंसेज की इंग्लिश कैसे बनाएं, उन सेंटेंसेज की इंग्लिश कैसे बनाएं कैसे बनाएं जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। उन सेंटेंसेज की इंग्लिश कैसे बनाएं जिनके अंतर्गत क्या नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे आप, लिखिए, इस तरह के सेंटेंसेज की, इस तरह के सेंटेंसेज की इंग्लिश बनाने के लिए, इस तरह के सेंटेंसेज की इस तरह के सेंटेंसेज की इंग्लिश बनाने के लिए
ठीक है, हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेज की इंग्लिश बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, और ऐसा पैसिव वॉइस में होता है, और ऐसा पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, इट हैपन्स सो इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखवा दिया है डिटेल में। अब आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर देंगे और यहां ध्यान देंगे। देखो क्या होता है, दो टाइप होते हैं इंग्लिश में। वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं? दो वॉइस। आपने पिछली क्लास में कभी इनके बारे में जाना नहीं। इसके बारे में, वॉइस के बारे में, कि वॉइस का इंपॉर्टेंस क्या होता है इंग्लिश में। एक तो होता है वॉइस। देखो एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है, नाम से ही पता लग रहा है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। हिंदी में बोल देते हैं कर्तवाच्य, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? पैसिव वॉइस। क्या बोल देते हैं? पैसिव वॉइस। दो टाइप होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अब हमने देखा मुख्य क्रिया के अंत में, मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा पहले, तो लिखवा दिया कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आते हैं। लिखता है, जानता है, पहचानता है, शिक्षित करते हैं, अध्ययन करते हैं। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश दो तरह से बनेगी, या तो एक्टिव वॉइस में और या पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में अंग्रेजी बनानी है तो सब्जेक्ट का होना क्या है? मैंडेटरी है। और अगर हमें अंग्रेजी किस में बनानी है? पैसिव वॉइस में, तो किसका होना मैंडेटरी है? ऑब्जेक्ट का। अब हमने देखा कि एक्टिव वॉइस में अगर मैं इंग्लिश बनाऊंगा तो मेरे पास क्या होना जरूरी है? सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट काम करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस। एक्टिव वॉइस को हम क्या बोलते हैं? टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पढ़ाया जाएगा, अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं बिल्कुल, ठीक है ना आप। अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ठीक है, वो बताया जाएगा। यू बी दे के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही सीट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? एस या ईएस। लेकिन अगर मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट का क्या बना रहा हूं? सब्जेक्ट। तो पैसिव का मतलब होता है डोरमेंट, इनएक्टिव, लर्किंग। यहां पर जो है पैसिव वॉइस के अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट काम नहीं करता, निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पैसिव वॉइस। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? पैसिव वॉइस इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का बनता है इज आर एम में। और अगर आपको कहीं भी इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म मिले तो आप तुरंत समझ जाना कि लैंग्वेज किस में है? पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं। देखो कुछ सेंटेंसेज है अपने पास, नॉर्मल सेंटेंसेज है, यहां देखते हैं हम। ये हमने इधर रख दिया। फर्स्ट सेंटेंस देखो, यहां ध्यान देंगे। राकेश अंग्रेजी बोलता है। बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने कहा भाई राकेश क्या है? अंग्रेजी बोलता है। यद्यपि हम ऐसे वाक्य नहीं पढ़ेंगे, कंपटीशन में हम एक लेवल लेके चलेंगे, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? ता है, बोलता है।
ठीक है, अब इसमें देखो बोलने वाला कौन है, राकेश। तो मैंने इंग्लिश बना ली किसमें, टेंस में, राकेश। अब राकेश क्या हो गया, एक वचन, तो हमने राकेश के लिए क्या आएगा, ही, और ही सीट के साथ फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, तो राकेश स्पीक्स इंग्लिश, राकेश अंग्रेजी बोलता है। इंग्लिश हमने किस में बना दी, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब दूसरा वाक्य मैंने लिया कि अंग्रेजी राकेश के द्वारा बोली जाती है, अंग्रेजी राकेश के द्वारा बोली जाती है। यहां आपके पास सब्जेक्ट भी है और यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट भी है, और जब हमारे पास दोनों हैं क्या, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, तो हम इंग्लिश दोनों में बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर गया, तो हमने लिखा इंग्लिश। अब इंग्लिश एक वचन है तो क्या आएगा, इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है, बाय राकेश। किस में बनाया हमने, पैसिव वॉइस में, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां हमारे पास वी हैव टू चॉइसेज, वन फॉर एक्टिव वॉइस, अनदर फॉर पैसिव वॉइस। इफ बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, यू आर स्टिल फ्री, ठीक है। आप अगर आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं तो आप एक्टिव वॉइस में इंग्लिश बनाओ और चाहे पैसिव वॉइस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। किस में आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है इंग्लिश में, लैंग्वेज के अंदर, कि टू चेंज वन सेंटेंस इनटू अनदर वन विदाउट ऑल्टरिंग इट्स रियल मीनिंग। एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलिए बिना इसका वास्तविक अर्थ बदले हुए। तो पैसिव वॉइस में कभी अर्थ नहीं बदलता, ध्यान रखना। यहां मैं क्या कह रहा हूं, राकेश अंग्रेजी बोलता है, और यहां मैं क्या कह रहा हूं, अंग्रेजी राकेश के द्वारा बोली जाती है। कुछ अर्थ चेंज हुआ नहीं हुआ। अब मैंने थर्ड सेंटेंस दे दिया कि राकेश बोलता है, राकेश बोलता है। अब यहां पर बड़ी दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि इस वाक्य में सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा बोलने वाला कौन हुआ, राकेश स्पीक्स। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसकी अंग्रेजी किस में बनाई है, पैसिव वॉइस में। तो मैंने क्या कहा कि एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट का मैंडेटरी है, पैसिव वॉइस के लिए किसका होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है। तो दिस सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज द गिवन सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। द सो कॉल्ड सेंटेंस डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट एंड वी कांट चेंज एनी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट। तो बिना किसी ऑब्जेक्ट के, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट के आप अंग्रेजी बना ही नहीं सकते। तो यहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अंग्रेजी किस में बना सकते हैं, केवल, और केवल किस में, एक्टिव वॉइस में। अब मैंने आपको फोर्थ सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। अब फोर्थ सेंटेंस में हमने क्या लिखा, यहां ध्यान देंगे आप। फोर्थ में मैंने लिखा अंग्रेजी बोली जाती है, नॉर्मल सा सेंटेंस दिया है, अंग्रेजी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। बोलने वाला कौन, टेंस बताइए, टेंस रिकॉग्नाइज करना है आपको। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि क्रिया के अंत में ताहे ती आ रहा है, कोई जा थोड़ी रहा है। यहाँ पर क्रिया क्या है, बोलना, और बोलने वाला कौन है। और जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, यह आपकी बहुत गंदी टेंडेंसी रही है कि हम वी डोंट नो हाउ टू डिटेक्ट अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन सेंटेंस, स्पेशली वी डोंट नो इवन अवर मदर टंग। यहाँ तक कि हमें मात्र मतलब यही नहीं जानते हम सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसी कारण हम आज तक अंग्रेजी नहीं सीख पाए। लोग जनरली क्या करते हैं, अपने यहाँ ऐसे बना देते हैं, इंग्लिश स्पीक्स। अगर आप एक्टिव वॉइस में अंग्रेजी बनाओगे तो सब्जेक्ट काम करने लग जाएगा। पता है आपने क्या अंग्रेजी बनाई है, अंग्रेजी बोलती है। मैंने तो नहीं कहा कि भाई अंग्रेजी बोलती है, मैंने क्या कहा है, अंग्रेजी बोली जाती है। इसलिए इसका हम क्या करेंगे, अंग्रेजी एक ही तरीके से बना पाएंगे, किसमें,
पैसिव वॉइस में तो इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। तो ये आप नोट कर लेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये वॉइस के मैंने पहले तो ये लिख लेना इधर का, फिर ये लिख लेना, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये सेंटेंस लिख लेना। पहले ये लिख लो आप, वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फिर हम कुछ सेंटेंसेज मैं आपको दूंगा जिन पे हमें डिस्कस करना है। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? देखिए अब ध्यान देंगे आप, बताइए। हाँ लिख लिया। देखो इनके काफी वैल्यू होती है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक जितना अच्छा कर लोगे आपकी इंग्लिश उतनी ही मजबूत होगी। बस ये है कि मैंने जो बार बार आपको बोला है, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू enhance your vocabulary to a large extent. If you want to eliminate the given options, especially in your competitive exams, in keeping view SSC and banking exams mainly. ठीक है, तो अगर आपको इन एग्जाम्स को क्रैक डाउन करना है इजीली, तो आपको इंग्लिश में वोकेब तो इम्प्रूव करना ही है। अंग्रेजी समझ ही किसकी वजह से नहीं आती है? वोकेबलरी की वजह से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए लिख लिया सभी ने? अब मैंने कहा आपसे कि अभी एक सेंटेंस दिया था मैंने हिंदी कि हमारे देश में हिंदी को एक मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। मातृभाषा के रूप में बोला जाता है।
कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्रिया क्या है? बोलना। कोई जा थोड़ी रहा है। क्रिया क्या है? बोलना। अब बोलने वाला कौन? बोलने वाला कौन? तो अंगवाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। आप कितना ही प्रयास कर लेना, कभी इंग्लिश बन ही नहीं पाएगी। आपने हर क्लास में, हमारे 6 क्लास में भी ये टॉपिक हुआ करता था, वॉइस, लेकिन हम जानते नहीं है कि अंग्रेजी में हम वॉइस क्यों पढ़ते हैं, इनकी वैल्यू क्या है। तो इंग्लिश में ये वैल्यू है। आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, बहुत सारे आपको सेंटेंसेज मिलेंगे जिनकी इंग्लिश, क्योंकि जब सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो अंग्रेजी टेंस में तो बन ही नहीं पाएगी। अब मैंने पढ़ तो लिया, अब यहाँ बोलने वाले का नाम होता तो मैं अंग्रेजी टेंस में बना लेता। अब बोलने वाला कौन? कोई नहीं, तो मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट का मजबूरी में क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट काम नहीं करेगा और बनी बनाई इंग्लिश आएगी। मैं आपकी जनरल इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ठीक है? कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा हिंदी वाक्यों की क्या बनाइए? इंग्लिश। लेकिन आप समझने लग जाए, उसके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ बनी बनाई इंग्लिश आएगी। हिंदी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अभी ये डिटेक्ट करना सिखाऊंगा, जैसे अभी सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी। अब यूं मत लिख देना हिंदी स्पीक्स, फिर तो हो जाएगा हिंदी बोलती है। आपने कहाँ देखा है हिंदी को चलते फिरते? ठीक है, तो मैंने कहा हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है। हिंदी इज स्पोकन। अब कोई आपसे कहेगा भैया तुमने इज आर एम क्यों लिखा है? वो क्वेश्चन करेगा, बोले साहब तायती आता है, तो हमने तो ये पढ़ा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। तो आप उनको बताना कि भैया ये टेंस तो प्रेजेंट सिंपल ही है, तायती आ रहा है, लेकिन मजबूरी ये हो गई कि वाक्य में क्या नहीं है? सब्जेक्ट। और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनता है? इज आर एम में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुछ के माइंड में ये भी रहता है इज आर एम आता है तो आईएनजी लगती है। वो जब लगता है जब कंटिन्यूअस टेंस होता है, कोई काम जारी हो। जैसे मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम भेदभाव से गुजर रहे हैं, वी आर वेडिंग थ्रू डिस्क्रिमिनेशन। तो मैंने कहा कि हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है। यद्यपि ये वर्ब से पहले जो आता है सब्जेक्ट ही है यहाँ पर, लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ निष्क्रिय है, काम नहीं करता। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कभी भी क्या नहीं करता है? काम नहीं करता है। मैंने कहा हिंदी बोली जाती है। ठीक है, कैसे बोली जाती है? एज मीन्स के रूप में। अपन कहते हैं एज अ फादर, एक पिता के रूप में। एज अ मदर, एक माँ के रूप में। एज एन आइडियल टीचर, एक आदर्श अध्यापक के रूप में। तो एज अ मदर, अब मदर के साथ हर वर्ड हर जगह फिटेड नहीं होता है। कहीं आप लैंग्वेज लिख दे, मातृभाषा के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या यूज होता है? टंग शब्द। तो एज अ मदर टंग, मुझे वहां मैं अंडरस्टैंडिंग कर लूंगा कि यार लैंग्वेज किस में चल रही है? पैसिव वॉइस में। हिंदी बोली जाती है किसके रूप में? एक मदर टंग के रूप में, मातृभाषा के रूप में। इन आवर कंट्री, वो आगे पीछे कैसे लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये भी कह सकते थे और शुरू में भी लिख सकते थे इन आवर कंट्री हिंदी इज स्पोकन एज अ मदर टंग, या यूं भी कह सकते थे हिंदी इज स्पोकन इन आवर कंट्री एज अ मदर टंग। इवेंचुअली हमें तो समझना है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि लैंग्वेज किस में है? पैसिव वॉइस के अंदर है। लिख लीजिए आप, ये आपकी ड्यूटी बनती है। किसी को वर्ब भी नहीं आती है तो तुरंत याद किया करो, फर्स्ट फॉर्म लिख लिया करो, सेकंड, थर्ड, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने लिख दिया जैसे स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, सेकंड फॉर्म हो गई स्पोक, और थर्ड फॉर्म हो गई स्पोकन। नहीं आया समझ? हिंदी इज स्पोकन एज अ मदर टंग इन अवर कंट्री। हिंदी को बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? एक मातृभाषा के रूप में हमारे देश में। अभी मैंने एक सेंटेंस और दिया था आपको, कौन सा? हमारे देश में जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, या मैंने कहा भारत में। अब मैंने कहा कि
भारत में धर्म, जाति, जो भी कैसे लिख लो, एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अब देखो, जब तक आप इंग्लिश वर्ड नहीं जानेंगे तो अंग्रेजी कैसे सीख पाएंगे। अब भेदभाव को अंग्रेजी में आना चाहिए तो एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेट। क्या होता है? जैसे अपन ने क्या किया, शब्द वर्ड फॉर्मेशन होती है। पॉल्यूट मीन्स क्या होता है? प्रदूषित करना। तो पॉल्यूट से हमने क्या बना दिया? पॉल्यूशन, प्रदूषण। ऐसे हमने क्या किया? कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब भी क्या होता है? प्रदूषित करना। कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन। अब कल को आपको इंग्लिश में लिखा गया वाटर कंटेमिनेशन, अब आप तो समझ ही नहीं पाओगे अगर इसका अर्थ नहीं जाओगे। जल प्रदूषण। तो अंग्रेजी में एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेट। मैं आपको इसको फिक्स्ड प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगा। कौन सा वर्ड होता है? डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। इसके बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? बिटवीन। कौन सा वर्ड? और इस डिस्क्रिमिनेट शब्द से ही मैंने क्या बनाना सीख लिया? डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले तो ये वर्ड नोट करोगे। आज के बाद आप भेदभाव नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लिख लीजिए आप एक बार, डिस्क्रिमिनेशन। जैसे पॉल्यूट से हमने क्या सीख लिया? वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम। पॉल्यूशन, कंटेमिनेट, प्रदूषित करना, डिफाइल करना, कंटेमिनेशन। लिख लिया सभी ने? अगर डिस्क्रिमिनेट के बाद प्रपोजिशन पूछे तो आंख बंद करके किसका यूज कर देना? बिटवीन। भेदभाव करना फिक्स्ड प्रपोजिशन में आता है। अब एक फ्रेज और है। देखो, मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूं। पैदल के लिए मैंने क्या वर्ड बताया? ऑन फुट। टक्कर मारने के लिए मैंने क्या बताया? नॉक डाउन। दरवाजा खटखटाने के लिए मैंने क्या बताया? नॉक एट द डोर। ठीक है, कुचल देना तो रन ओवर। क्या वर्ड बताया मैंने? के सहयोग से, इन कोलैबोरेशन विद, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। ऐसे ही क्या होता है कि इंग्लिश में हमारे पास दो फ्रेज होते हैं, दो वर्ड होते हैं एक तरह से। यहां ध्यान देंगे कौन कौन से होते हैं, समझिए। एक तो होता है बेस्ड ऑन, पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं। बेस्ड ऑन, आधारित। बेस्ड ऑन भास्कर न्यूज, भास्कर न्यूज पर आधारित। ठीक है। बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, वास्तविक घटना पर आधारित। आंख बंद करके बेस्ड ऑन लिख दो। एक मैं एग्जाम में पढ़ रहा था, एसएससी में ही, बेस ऑन लिखा आ रहा था, मैंने पढ़ते ही एरर कर दी। बेस ऑन कोई वर्ड ही नहीं होता, आपको क्या बोलना पड़ेगा? बेस्ड ऑन। एक फ्रेज होता है, फ्रेज में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, के आधार पर, तो उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, ऑन द बेसिस। एक हम यूं भी कह देते हैं काफ बार कि दिल्ली बेस्ड मर्चेंट, दिल्ली बेस्ड मर्चेंट, यानी दिल्ली का एक व्यापारी। कहाँ का व्यापारी है? काफ बार मैं ये भी कह सकता हूं कि जयपुर बेस्ड, जयपुर बेस्ड टू गर्ल्स, जयपुर की दो लड़कियां, जयपुर बेस्ड टू गर्ल्स। तो ऐसे भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। हरियाणा बेस्ड, हरियाणा बेस्ड एन एमिनेंट सिंगर। ठीक है, या हरियाणा बेस्ड सिंगर। हाँ, इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा बेस्ड के बाद ऑन आएगा, लेकिन इसके लिए आपको याद करना है ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर। ठीक है।
अब आराम से मैं इंग्लिश बना लूंगा और बनी बनाई इंग्लिश मुझे मिलेगी। कैसे बनाएंगे हम? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव इज डन, डू डिड डन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन इज डन। लैंग्वेज किस में गई? पैसिव वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास और वहां बन के आएगी। आप अंग्रेजी को समझना सीख जाइए, भाषा को स्पॉन्टेनियसली सीखना चाहिए, समझते हुए, रटा नहीं जाता। तो मैंने कहा डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, भेदभाव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर। किसके आधार पर? ठीक है, कास्ट, जाति, जेंडर, लिंग एंड रिलीजन। इन इंडिया। तो लैंग्वेज किस में बन गई? पैसिव वॉइस में। क्या अर्थ निकला इसका? डिस्क्रिमिनेशन इज डन, भेदभाव किया जाता है। यहाँ दे नहीं रखा भेदभाव करने वाले कौन है। ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, जाति, कास्ट, जेंडर, लिंग एंड रिलीजन और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। पूरी की पूरी लैंग्वेज किस में गई? पैसिव वॉइस में गई। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं होगा, हाँ आपके पास सब्जेक्ट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अंग्रेजी किस में बना सकते हैं? एक्टिव वॉइस में। लेकिन सब्जेक्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर? पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा। और लिखें आप, लिख लिया सभी ने? तो देखो ये तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, शब्द जब तक आप नहीं बढ़ाओगे, ठीक है ना, एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो फ्रेज याद कर लिया आपने, बेस्ड के बाद प्रपोजिशन पूछा जाएगा तो क्या आएगा? ऑन आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ के सामने, टक्कर मारना, नॉक डाउन। तो ऐसे डेली की आप जो भी मीनिंग आती जा रही है। डिस्क्रिमिनेट से हमने क्या वर्ड सीख लिया? डिस्क्रिमिनेशन। जिसको हम हिंदी में भेदभाव बोल रहे थे उसको हमने अंग्रेजी में क्या बोलना सीख लिया? डिस्क्रिमिनेशन बोलना सीख लिया। बस सीधा सा रीजन ये है। अब मैंने एक वाक्य लिखा आपको, सेंटेंस। लंदन में 4 भारतीय छात्रों की, लंदन में 4 भारतीय छात्रों की हत्या कर दी जाती है। मैंने कहा लंदन में 4 भारतीय छात्रों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, कौन सा टेंस है गुरुजी बताइए आप? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, कोई यहां जा नहीं रहा है, यहां क्रिया है हत्या करना। ठीक है, हत्या करना। अब मैं बताऊंगा, अगर किसी पॉलिटिशियन की हत्या होती है तो असैसिनेट आता है। सामान्य कोई हत्या होती है तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है? मर्डर। तो MURDER, मर्डर नाउन भी होती है और मर्डर वर्ब भी होती है। मर्डर मीन्स हत्या करना, मर्डर्ड और मर्डर्ड, सॉरी, मर्डर्ड। अब आप मुझे बताइए कि इस वाक्य में टेंस में इंग्लिश पॉसिबल है क्या? एक्टिव वॉइस में अंग्रेजी बना सकते हैं हम? क्यों नहीं बना सकते? गिव, क्योंकि वाक्य में क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। और इंग्लिश टेंस में बनानी है तो सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, वाइटल है, कंपलसरी है, ठीक है, रेक्विजिट है, अर्जेंट है, इंपेरेटिव है। तो बना के बता दीजिए मुझे आप, बनाओ। अब हो सकता है आप में से सब्जेक्ट ढूंढना नहीं जानते हो और ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं जानते हो। तो देखिए ये 4 इंडियन भारतीय स्टूडेंट्स, छात्र, 4 भारतीय छात्र। स्टूडेंट्स नाउन है, इससे पहले जो आ रहे हैं ये MMH हो गए। यहां ध्यान देंगे आप, MMH। मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट आपका हमेशा नाउन फ्रेज होगा। देख लो, ये नाउन स्टूडेंट,
इससे पहले जो वर्ड आ जाते हैं, जैसे अभी मैंने लिख दिया 4 भारतीय छात्र, तो ये MMH कहलाते हैं, ये भी जनरली एडजेक्टिव होते हैं। 4 तो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाची विशेषण, और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव उन्हें कहते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं, जैसे अमेरिका से अमेरिकन, चाइना से चाइनीज, और इंडिया से इंडियन। अब ये एडजेक्टिव कैसे हैं, आपने कहा इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, तो संस्कृति कौन सी वाली है, भारतीय। तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कितने प्रकार होते हैं, 8 टाइप्स, 8 प्रकार। तो 4 इंडियन स्टूडेंट्स आर मर्डर्ड। अब कोई आपसे कहे कि भाई तुमने आर क्यों लिखा है, तो बताना कि भैया कर्ता प्लूरल है, ठीक है, स्टूडेंट्स है नाउन, और मर्डर्ड क्यों लिखा है कि लैंग्वेज किसमें है, पैसिव वॉइस में। 4 इंडियन स्टूडेंट्स आर मर्डर्ड इन लंदन। लंदन में 4 भारतीयों की हत्या कर दी जाती है। तो सीधी सीधी लैंग्वेज किसमें हो गई, पैसिव वॉइस में। एक सेंटेंस और लिखोगे। हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये इंडिया वाली इंग्लिश नहीं है, ये मेरी इंग्लिश नहीं है, हम यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यूके की, ठीक है। मैं आपको यूके के बारे में बताऊंगा। यूनाइटेड किंगडम है, इसमें 4 देश आते हैं। यूनाइटेड किंगडम इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 4 कंट्रीज, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम is England, whose capital is London, and London is situated on the banks of Thames River, Thames नदी के किनारे। और English is spoken in the United Kingdom as a mother tongue like our mother tongue। our mother tongue क्या है भाई, बताओ, हिंदी। तो एक वाक्य लिखेंगे आप, सेंटेंस लिखे। हमारे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में अंग्रेजी को एक मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। यूके में अंग्रेजी को एक मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। यूके में अंग्रेजी को एक मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू ट्रेस आउट द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट सिंपल। क्या आ रहा है इसमें, ता है, ती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वाक्य की इंग्लिश एक्टिव वॉइस में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। बोलने वाला कौन है, ये तो दे ही नहीं रखा। तो अंग्रेजी बनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या इंग्लिश बनाई और बन के आएगी। आपको लैंग्वेज को समझना है, नहीं कि रटना है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, एज आ मदर टंग। किसके रूप में, एक मातृभाषा के रूप में। इन द यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम से पहले दा इसलिए लगता है क्योंकि ये ग्रुप में है, समूह में। बताऊंगा मैं, एक नियम बनता है आर्टिकल को लेकर। इन द यूनाइटेड किंगडम लैंग्वेज किसमें बनेगी, पैसिव। देखो अभी जो मैंने हत्या करना शब्द बताया था, अगर ये होता किसी राजनेता की अगर हत्या कर दी जाती है, किसी पॉलिटिशियन की हत्या कर दी जाती है, किसी राजा या रानी की हत्या कर दी जाती है, तो ध्यान रखना आप मर्डर शब्द का यूज नहीं करोगे। कौन सा वर्ड यूज करोगे, असैसिनेट। एसएससी में काफी बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है। ASSINATE। किसी को याद नहीं हो, स्पेलिंग मिस्टेक में भी आती है। एक गधा, दूसरा गधा, दोनों को अंदर कर दिया, कोई नहीं। असैसिनेट तो हमने यहाँ डी लगा दिया और डी लगा दिया, असैसिनेटेड, ठीक है। तो बाकी का कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। And thanks all of you for watching and supporting my YouTube.